हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिंगापुर के बारे में। एक ऐसा देश जहां पे 1965 से पहले कुछ भी नहीं था। वहां पे लोगों के पास रहने के लिए नहीं घर था, नहीं खाने को खाना था, नहीं रोजगार था, भूखमरी थी पूरे देश में। क्योंककि सिंगापुर में नहीं खेती थी, नहीं आयल थी, नहीं इंडस्ट्री थी जहां पे लोग काम कर सके, इसलिए वहां के लोग बहुत ज़्यादा फ्री थे और बेरोजगार थे। और 1965 से पहले सिंगापुर में क्राइम बहुत ज़्यादा होती थी। क्राइम होने के दो रीज़न थे। पहला रीज़न था कि वहाँ पे लोगों के पास कोई कारोबार नहीं था, बेरोजगार थे, अपने पेट पालने के लिए लोग छोटे छोटे क्राइम करते। और दूसरा रीज़न था कि वहाँ पे लोग अफीम का सेवन बहुत ज़्यादा करते थे, जिसके कारण नशा में आके लोग क्राइम बहुत ज़्यादा करते। बट 1965 के बाद अचानक इतना डेवलपमेंट कैसे हो गई, अचानक इतना चेंजेस कैसे हो गया। आज अगर आप सिंगापुर में देखेंगे तो हर छठा इंसान करोड़पति है। सिंगापुर में बेस्ट सड़कें हैं, बेस्ट एजुकेशन है, बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी है, बेस्ट एयरपोर्ट्स है। आखिर एक छोटा सा देश जो दिल्ली से भी आधा है, इतनी तेजी के साथ कैसे इतना तरक्की कर लिया। तो आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। सिंगापुर की हिस्ट्री स्टार्ट होती है 1819 से, जब ब्रिटिश के एक ऑफिसर थॉमस रेफलिस ने सिंगापुर को खरीद लिया। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को सिंगापुर वाला रूट काफ़ी प्रॉफिटेबल रूट हो रहा था। ये वही कंपनी है जो इंडिया में आया था व्यापार करने के लिए, लेकिन यहाँ पे अपना कब्जा जमा लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को सिंगापुर वाला रूट से अपने हिस्से का आधा रेवेन्यू वहीं से जनरेट होने लगा, इसलिए उसे सेफ बनाने के लिए ब्रिटिश ने उसे खरीद लिया। सिंगापुर में पहले महाराजाओं ने कब्जा किया, फिर पुर्तगाल ने कब्जा किया, डच ने कब्जा किया, उसके बाद ब्रिटिश ने उसे खरीद लिया और वहाँ पे अफीम का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण वहाँ पे अफीम लेने वालों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी और वहाँ पे क्राइम बहुत ज़्यादा होने लगा। बट 1942 में वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट होती है और जापानीज आकर के सिंगापुर में अपना कब्जा कर लेते हैं और वहाँ के लोग जापानीज के आगे सरेंडर कर देते हैं। जापानीज वहाँ पे 3.5 साल तक अपने कब्जा जमाए रहता है, लेकिन 1945 में जब वर्ल्ड वार जापान हारता है तो जापानीज सिंगापुर को छोड़कर जाने लगता है। लेकिन जापानीज रूल सिंगापुर को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख देती है। जापानीज को जाने के बाद सिंगापुर में फिर से ब्रिटिश अपना कब्जा करती है और वहाँ पे हालात सुधारने की कोशिश करती है। लोगों को रोजगार देने का काम करता है, खाना देने का काम करता है, घर देने का काम करता है, वहाँ पे हालात नॉर्मल करने की कोशिश करती है। यही रीज़न होता है कि सिंगापुर के लोगों को ब्रिटिश पे ट्रस्ट होने लगती है। बट कुछ कारण बस सिंगापुर से ब्रिटिश की शासन धीरे धीरे हटने लगती है और वहाँ पे लोकल लोगों की राज आने लगता है। इसलिए 1948 में वहाँ पे पहला इलेक्शन कराया जाता है कुछ सीटों पे और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। 1959 में पूरा इलेक्शन होता है और ली क्यून यू वहाँ के पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। जब वहाँ पे ली क्यून यू पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो उनके सामने बहुत सारी मुसीबतें आके खड़ी होती है, क्योंकि सिंगापुर में देखते हैं कि नहीं एजुकेशन है, नहीं सड़कें हैं, नहीं रोजगार है, नहीं यहाँ पे खाने की बहुत सारे कमी है, भूखमरी है पूरे देश में। ये सब हालात कैसे सुधारा जाए, तो वो सोचते हैं कि अगर सिंगापुर को अकेले सरवाइव कराया जाए तो वह अकेले सरवाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए इसे मलेशिया के साथ जोड़ने का फैसला ले लेते हैं। जब सिंगापुर को मलेशिया के साथ जोड़ दिया जाता है तो सिंगापुर के लोग और मलेशिया के लोगों के बीच जमती नहीं है, दंगा होना शुरू हो जाता है, बहुत सारे लड़ाइयाँ होने लगती है। इसलिए सिंगापुर को फिर से एक अलग सेपरेट कंट्री बनाने का फैसला लिया जाता है और सिंगापुर को मलेशिया से अलग कर दिया जाता है। जब सिंगापुर मलेशिया से अलग होती है तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ली क्यून यू के सामने काफ़ी सारे मुसीबतें फिर से आके खड़ी होती है, क्योंकि देश में कुछ भी नहीं होता है। नहीं देश के पास पैसा होता है, नहीं वहाँ पे रोजगार होता है, नहीं इंडस्ट्री होती है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन उस टाइम तक ब्रिटिश के थोड़ा बहुत कब्जा सिंगापुर में अभी भी रहता है और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ब्रिटिश से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ थोड़े दिन और रुक जाइए, जब तक यहाँ के हालात नॉर्मल नहीं हो जाते आप प्लीज़ यहाँ से मत जाइए। तो ब्रिटिश भी मान जाते हैं और 1971 में जाने का फैसला करते हैं। यहाँ पे सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर के पास 4 साल का समय मिल जाता है वहाँ पे चीज़ें सुधारने के लिए। बट प्राइम मिनिस्टर सोचते हैं कि अगर सिंगापुर को डेवलप करना होगा तो यहाँ पे पहले पैसा बनाना होगा, क्योंकि सिंगापुर के पास पैसा बिल्कुल नहीं रहता है। इसलिए वो इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर सब देश एक साथ मिलते हैं और अलग अलग फील्ड में डेवलपमेंट करते हैं और कोऑपरेट करने का फैसला करते हैं।
फिर उसके बाद सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर देखते हैं कि हमारा देश में आर्मी फोर्सेस नहीं है, क्योंकि जिस देश में आर्मी फोर्सेस नहीं होती है वो देश आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना कमजोर हो सकता है, क्योंकि कोई भी देश उस पर आके कभी भी कब्जा कर सकती है। इसलिए उन्होंने अपने देश में एक कानून पारित करते हैं जो उस सिंगापुर के हर 16 साल का लड़का आर्मी का ट्रेनिंग लेगा और 18 साल पे आर्मी ज्वाइन करेगा, ये वहाँ पे कंपलसरी कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि इस देश में एजुकेशन लेवल बिल्कुल नहीं है। अगर यहाँ पे एजुकेशन लेवल बिल्ड कर दी जाए, हर एक इंसान को एजुकेट कर दिया जाए, तो सिंगापुर को डेवलप होने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए वो फैसला करते हैं कि अपने देश में सिंगापुर में कंपलसरी एजुकेशन किया जाए। कम पैसों में अच्छी फैसिलिटी के साथ वहाँ पे एजुकेशन देना स्टार्ट कर दिए, इसलिए लोगों को रुचि भी जागने लगी एजुकेशन लेने की और वहाँ के सारे लोग एजुकेट होने लगे। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर देखते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं और सभी में एकता बना के रखना होगा, इसलिए वहाँ के लोगों को इतना मोटिवेट किए और हर इंसान को सक्सेस का सपना दिखाए और बताने लगे कि हम पूरे दुनिया में एक एग्जाम्पल बन के निकलेंगे, क्योंकि हमारा देश कोई धर्म या कल्चर या भाषा के आधार पर नहीं निर्भर है। हमारा देश एक सेकुलर है और यहाँ पे हर इंसान एक बराबर है। इसलिए वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ये अलाउ करते हैं कि एक ही बिल्डिंग में सभी धर्म के लोग रहेंगे, क्योंकि एक एरिया में पूरे मुस्लिम, एक एरिया में पूरे हिंदू, ऐसे में रहने से लोगों के बीच एकता कम हो जाती है और एक ही देश में लोग बढ़ जाते हैं। इसलिए वहाँ पे सभी धर्म के लोगों को एक ही बिल्डिंग में रहने का अलाउ करते हैं, क्योंकि सिंगापुर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और भी काफ़ी सारे धर्म के लोग रहते थे। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने लोगों को इतना मोटिवेट किया कि जैसे यहाँ पे हमारे घर में सिखाया जाता है कि चोरी नहीं करो, गंदगी नहीं फैलाओ, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर अपने देश में सिखाते लोगों को कि चोरी नहीं करो, गंदगी नहीं फैलाओ। वहाँ पे इतना ज़्यादा डिसिप्लिन बिल्ड कर दिए कि लोग कहीं भी सुसु नहीं कर सकते, लोग कहीं भी थूक नहीं सकते। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर देखते कि चिंगम खा के लोग कहीं भी चिपका देते, वहाँ पे चिंगम तक की बैन कर दिए, क्योंकि उनको वो बहुत बुरा लगता था। और वहाँ पे इतना ज़्यादा फाइन लगाने लगे, अगर कोई रेड लाइट सड़क क्रॉस करेगा तो ऑटोमेटिक फाइन कट जाएगी। वहाँ पे फाइन लगा लगा के लोगों के अंदर इतना ज़्यादा डिसिप्लिन बिल्ड कर दिए। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर देखते हैं कि लोकल लोगों के पास घर नहीं है और वहाँ पे एरिया काफ़ी कम है सिंगापुर में। अगर सभी को एक पर्सनल घर हो तो काफ़ी ज़्यादा एरिया कम पड़ जाएगी, इसलिए वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने शुरू कर दिए और कम पैसों में अच्छी फैसिलिटी के साथ लोगों को घर प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पे बेचने लगे। और लोग अपना घर न बनवा के सरकार के घर ही लेना पसंद किए, क्योंकि वहाँ पे अपना घर बनवाना काफ़ी कॉस्टली है, सरकार इतना ज़्यादा टैक्स लगाने लगती है और वहाँ पे कम पैसों में अच्छी फैसिलिटी के साथ सरकार वहाँ पे घर प्रोवाइड करने लगे। इसलिए आज वहाँ पे आप देखेंगे तो 80% से भी ज़्यादा लोग सरकार के द्वारा बनाए गए घरों में रहते हैं। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर देखते हैं कि सड़क किनारे लोग अपना व्यापार कर रहे हैं छोटा छोटा, लेकिन वो सोचते हैं कि ऐसा क्या किया जाए जिससे सड़क किनारे लोग व्यापार भी ना करें, गंदगी भी ना फैलाए और लोगों के व्यापार भी ना टूटे। तो वो सोचते हैं कि अगर इन सब के लिए एक अच्छी खूबसूरत मार्केट बना दिया जाए तो इससे ये होगा कि सिंगापुर में खूबसूरती भी बिल्ड हो जाएगी और गंदगी भी नहीं फैलेगी। इसलिए सड़क किनारे जो भी लोग व्यापार करते थे उन सब के लिए एक अच्छी मार्केट बना दिया गया, जिससे सिंगापुर में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती भी हुई, गंदगी होने से भी बची। अब इतने सारे काम सरकार कर रहे हैं तो आप सोचेंगे कि सरकार के पास पैसा कहाँ से आ रही है। तो सरकार वहाँ पे सरकारी कंपनी खोलती है, इंडस्ट्री खोलती है। जैसे अगर सरकार कंपनी खोलती है तो वो सारा पैसा सरकार के पास जाता है और सरकार उस पैसे का यूज जनता के लिए करता है। वहीं पे अगर प्राइवेट कंपनी खुलती है तो प्राइवेट कंपनी से जितने भी पैसा आता है सब एक इंसान के पास जाता है जो उस कंपनी के मालिक है, और वो इंसान उस पैसे से मिलियनर बिलियनर बनते हैं। सिंगापुर को इतनी ज़्यादा आकर्षित पॉइंट बना दिए वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कि बाहर से अलग अलग देश से लोग आके वहाँ पे बिजनेस करते, और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बाहर से आके लोग बिजनेस करने लगे थे, क्योंकि वहाँ पे पेपर वर्क काफ़ी ख़त्म कर दिए, टैक्स कम कर दिए, वहाँ पे इजी टू बिजनेस कर दिए, बिजनेस करना काफ़ी आसान कर दिए। इसलिए बाहर के लोग वहाँ पर आकर के काफ़ी ज़्यादा बिजनेस करने लगे, जिससे वहाँ के GDP में काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुँची। वहाँ पे करप्शन बिल्कुल ख़त्म कर दिए, क्योंकि वहाँ के सरकारी टीचर और मिनिस्टर को इतना ज़्यादा सैलरी देने लगे कि कोई करप्शन लेने के लिए सोचता भी नहीं था। लेकिन कुछ लोग होते हैं जितनी ज़्यादा पैसा आता है उतना ही ज़्यादा करप्शन लेने के लिए सोचते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए वहाँ पे सरकार ने जो करप्शन लेते हैं उनके लिए अगर पकड़े जाने पे
$10 मिलियन का फाइन लगता है और 5 साल तक की जेल हो सकती है। वहाँ पे पहले हर साल एक अभियान चलाया जाता था, जैसे बाहर देश के लोग और वहाँ के लोकल लोग साल में एक बार एक प्लांट लगाते, जिससे वहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्रीनरी हो गई कि आज अगर आप सिंगापुर में देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है वहाँ पे। इन सब के पीछे सिर्फ एक लोग का श्रेय जाता है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ली क्यून यू को, जिन्होंने अपने माइंड को और वहाँ के लोकल लोगों के माइंड को इस तरीके से सेट किया और वहाँ पे ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई जिसके कारण सिंगापुर आज इतना डेवलप कर गया।